हेलो एंड वेलकम टू एमएससी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिसोर्स के बारे में जिसके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं, यानी कि वाटर। सोचो अगर एक दिन सुबह उठकर नल में पानी नहीं आए, ना ही पीने को, ना ही नहाने के लिए, ना खेती के लिए, तो अपनी जो जिंदगी है वो क्या है, मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आज पढ़ेंगे एक ऐसे वैल्यूएबल रिसोर्स यानी कि वाटर के बारे में, कि वाटर रिसोर्सेज होते क्या है, वाटर की जो रिसोर्सेज है उसकी जरूरत हमें क्यों है। और कहते हैं ना वैसे भी कि जल है तो कल है। ये लाइन हम सबने सुनी तो है, लेकिन आज हम इस लाइन का असली मतलब समझेंगे। क्योंकि जो वाटर है सिर्फ जीवन के लिए नहीं, बल्कि किसी भी देश की, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिकल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है, बेस का काम करता है, एक इम्पोर्टेंट नीड है। साथ ही साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि अपनी जो कंट्री उसमें नदियों पर डैम्स कितने बने हैं और उन नदियों पे क्या-क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। साथ ही वाटर कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, वाटर स्कैरिटी क्या होती है, यानी पानी की कमी से क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस-किस राज्यों में जो है वाटर स्कैरिटी आती है। और जो अपने सरफेस वाटर के अंदर रिसोर्स है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। जब हम स्पेस से अपनी धरती को देखते हैं, तो उसका जो कलर है ज़्यादातर नीला दिखाई देता है। वो नीला कलर किस लिए होता है? क्योंकि अपनी जो धरती है उस पे 70 से 71% क्या है? पानी है। और जिसमें से भी केवल 3% ऐसा है जो अपन यूज़ पीने के लिए कर सकते हैं। बाकी जो है 97% कितना है? समुद्री पानी यानी खारा है। जितना भी 97% पानी है वो समुद्र या महासागरों का पानी है, जिसे सीधे पीने का उपयोग करने योग्य नहीं होता है। बाकी जो 3% बचा है, जो पीने, खेती, सिंचाई आदि के कामों में लिया जाता है। अब उसके अंदर भी बात करें तो जो 68% हो गया वो क्या है, अपने ग्लेशियर्स या फिर आइस कैप्स होते हैं उसमें होता है। बाकी 30 जो परसेंट है वो भूमिगत, जो जमीन के नीचे से अपन को प्राप्त होता है। जितना भी है वो 1% नदी, तालाब या फिर झीलों से प्राप्त होता है। वो अपन को कितना परसेंट पानी है? 1%। बात करें कि वाटर रिसोर्सेज क्या है, इस चैप्टर में वैसे भी मेनली अपन क्या पढ़ने वाले हैं, वाटर रिसोर्सेज के बारे में, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, इंपॉर्टेंट मल्टी पर्पस रिवर्स प्रोजेक्ट जो भी अपने इंडिया में चल रहे हैं, डैम्स हो गया, और जितने भी मूवमेंट्स हैं प्रोजेक्ट रिवर्स के लिए, एंड वाटर कंजर्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर रिसोर्स आर सोर्स ऑफ वाटर दैट आर यूजफुल एंड पोटेंशियल यूजफुल फॉर ह्यूमन। एग्जाम्पल के लिए हो गई रिवर, लेक या फिर ग्राउंड वाटर, रेन वाटर, पांड्स एटसेट्रा। जल संसाधन क्या है? जल संसाधन वैसे भी स्रोत जिनमें हमें उपयोगी पानी मिलता है, जो हमारे मानव के लिए एक तरह से उपयोगी होते हैं। ये पानी अपन को कहाँ कहाँ से मिलता है? एक तो नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, भूजल, वर्षा, तालाब, यहाँ जैसे कुआँ, रिवर, वेल हो गया, लेक, रेन, टैप, नलों में से या फिर स्ट्रीम से, मतलब कि जहाँ से भी ह्यूमन को उसकी जरूरत के लिए पानी मिलता है वो क्या कहलाता है? वाटर रिसोर्सेज कहलाता है। आगे अगला पॉइंट है, व्हाट इज रेन व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंट। इसकी जरूरत अपन को क्यों, इसकी महत्वता बतानी है। तो वर्षा जल संचरण क्या है और इसकी महत्वता के बारे में बात करें तो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर। जो पानी बरसता है उसको क्या करना, एक तरह से इकट्ठा करना, किसके लिए? फ्यूचर यानी भविष्य के लिए। इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इंक्रीज ग्राउंड लेवल वाटर, रिड्यूस वाटर जो स्कैरिटी होती है, एंड हेल्प्स इज सेविंग वाटर फॉर फ्यूचर नीड। अपनी जो आने वाली जरूरतें हैं पानी से संबंधित उसको पूरा करने के लिए। वर्षा का जो जल, जैसे यहाँ से बादल आए, यहाँ से पानी बरसा, ये जो टीन है इसकी, तो छत पे से पानी बहता हुआ कहाँ गया? इनके पाइपों में, पाइप से ये फ्लो होता हुआ टंकी के अंदर गया, स्टोर हो गया। ऐसे ये पीछे जो नल लगा है ये जमीन के अंदर जाता है, और जमीन के अंदर जाके क्या है, वाटर लेवल को बढ़ाता है। इससे क्या है, एक तरह से जो है पानी की जरूरत भी पूरी होती है। इससे जो भूतल है, यानी कि जमीन के नीचे का जो वो वाटर लेवल है वो भी मेंटेन बना रहता है। और
आने वाली जो भविष्य के लिए अपने क्या है, पानी एक तरह से स्टोरेज के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी होती है। अगला अगला कि एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो है, नवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं? दो तरीके के संसाधन पाए जाते हैं, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। अनवीनीकरण वे संसाधन होते हैं जो कि अपन एक बार, केवल एक बार ही उसका यूज कर सकते हैं। तो अपन को ये बताना है कि जो पानी है वो अपना नवीनीकरण संसाधन कैसे, मतलब अपन उसका बार बार यूज कैसे कर सकते हैं। तो बात करें, व्हाट इज वाटर बिकम अ रिन्यूएबल सोर्स बिकॉज इट इज कंटिन्यूअसली रिसाइक्ल्ड इन नेचर थ्रू द वाटर साइकिल। अपन ने बचपन से जल चक्र या फिर वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है, वाटर वॉज ओशन रिवर एंड लेक इवेपोरेट, बाष्पीकृत हो जाता है ड्यू टू द हीट। किसके चक्कर में? जो सन होती है, सन से आने वाली गर्मी की वजह से। फोम क्लाउड वो किसका रूप ले लेता है ऊपर जाके? बादलों का रूप ले लेता है। देन रिटर्न टू द अर्थ कई रेन और स्नो, कई के रूप में, रेन के और स्नो के रूप में वापस नीचे अर्थ पर गिरता है। दिस इज प्रोसेस कीप रिपीटिंग सो वाटर गेट नेचुरल रिप्लेसमेंट अगेन एंड अगेन। बार बार क्या है, पानी बरसता रहता है और वो बाष्पीकृत होता रहता है, बार बार ये साइकिल क्या चलती रहती है। तो इसलिए क्या है, वाटर जो है एक तरह का रिन्यूएबल सोर्स है। तो जल एक क्या है, नवीनीकरण संसाधन है, क्योंकि यह प्राकृतिक जल चक्र के माध्यम से लगातार पुनः चक्रित होता रहता है। समुद्र, नदियां या झीलें, तालाब या फिर छतों की टंकियां, जिस ये अपन पानी गर्म करते हैं, जिससे जो पानी वाष्पीकृत हो रहा है वो ऊपर जाके बादल बन जाता है, फिर बादल फिर से वर्षा करते हैं और ये पानी नदियों में जाता है, नदियों से फिर ये ऊपर जाता है, फिर पानी बरसता है। ये चक्र क्या है, लगातार चलता रहता है। इस कारण ये नवीनीकरण स्रोत है। नवीनीकरण स्रोत है वाटर साइकिल। अब बात करें कि वाटर साइकिल क्या होती है। बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो नदियों तालाबों का पानी है वो वाष्पीकृत होता है सूरज की गर्मी से, और आसमान में जाके बादल बनता है। वे बादल क्या करते हैं, पानी बरसाते हैं, वही पानी फिर नदियों में जाता है, नदियों से फिर वाष्पीकृत होके आसमान में जाता है। ये चक्कर क्या चलता रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। तो वाटर फ्रॉम ओशन रिवर लेक इवेपोरेट ड्यू टू द सन हीट फॉर्म का आएगा, क्लाउड्स का रूप ले लेते हैं। इट इज फेल बैक द अर्थ एज रेन, वापिस बरसते हैं इसके वर्षा वर्षा के रूप में। दिस प्रोसेस कीप रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो इससे क्या होता है, जो वाटर है आता है जाता है, आता है जाता है, ये चलता रहता है। तो जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसमें समुद्र, नदियां और झीलों का पानी सूर्य की गर्मी से वाष्पीकृत होकर बादल बनता है, और फिर बादल बरसता है, जो कि नदियों से पानी आता है, फिर से ये वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है, फिर ये बरसता ही रहता है। पानी भी हमें क्या है, दो तरीके से प्राप्त होता है, एक तो जमीन के अंदर और एक जमीन के बाहर से। तो अब हम उसी पॉइंट के बारे में बात करेंगे। एक्सप्लेन अंडर वाटर रिसोर्सेज, जो पानी के नीचे के रिसोर्सेज हैं उनके बारे में। तो अंडर वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर इज द वाटर फाउंड beneath the earth surface. It is stored in the pore, cracks, and soil and rocks. Groundwater is an important source of water for drinking, irrigation, and daily uses. It is obtained through well, tube, uh, tube well, and hands pump। यानी कि जो जमीन होती है, जमीन के नीचे के रिसोर्स की बात करें, तो जो पानी है वो कैसे जाता है, जमीन पे कहीं कहीं पे क्रैक्स आ गए, दरारें बनी हैं, छिद्र, छोटे छोटे छिद्रों से क्या है, पानी नीचे रिसता हुआ जाता है। अ, जिसका उपयोग अपन, जो अपन घरों पे मोटर सीवर लाइंस होती हैं उनको, उनसे क्या है, पानी को बाहर निकाला जाता है, जिसका यूज अपन पीने के लिए, सिंचाई के लिए और दैनिक उपयोग के लिए करते हैं। जैसे ये ना, एक तो अपना वेल हो गया, कुआं। दूसरा ट्यूबवेल, ये खेतों में पानी वगैरह देने के लिए। तीसरा हो गया अपना हैंडपंप। अब बात कर अब बात करें कि एक्सप्लेन सरफेस वाटर। एक तो अंडर वाटर अपन ने पढ़ चुके हैं। अब बात करें सरफेस वाटर की, जो कि पृथ्वी के ऊपर जो जमीन है उसी उसी के ऊपर पाया जाए, नीचे नहीं। तो सरफेस वाटर इज रिसोर्सेज आर द रिसोर्स ऑफ वाटर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दीज इंक्लूडेड रिवर, लेक्स एंड पाउंड। इसमें क्या है, रिवर्स और लेक्स और जो पाउंड्स है उसको जोड़ा जाता है। सतही संसाधन,
सतही संसाधन वे जल स्रोत हैं जो कि पृथ्वी की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। इसमें क्या है, नदियां, झीलें और तालाब शामिल होती हैं। अगला जो पॉइंट है अपना वो है वाटर स्कैरिटी यानी कि संकट, जलों का संकट। अब गर्मियों के दिनों में क्या है, ये मेनली देखने को मिलता है क्योंकि पानी की कमी आ जाती है। जहाँ पर नल आते हैं वहां पर क्या 4-4 दिन, अभी मतलब एक एक दिन करके गैप में नल आते हों, लेकिन फिर 4-4 दिन, वही 5-5 दिन गैप हो जाता है। तो वही है कि वाटर स्कैरिटी क्या है। तो वाटर स्कैरिटी मीन इज द लैक ऑफ sufficient water to meet the need of people. It occurred when the demand for water is more than its availability. जल संकट के बारे में बात करें तो जल संकट का अर्थ होता है लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी की कमी होना। लोगों की जो है आवश्यकता है उस हिसाब से उनको पानी नहीं मिल पाना। यह तब होता है जब पानी की मांग उसकी उपलब्धता से ज्यादा होती है। ज्यादा लोग, कम पानी, तो क्या पानी की मांग ज्यादा। कॉजेज के बारे में बात करें कि वाटर सिक्योरिटी कॉज यानी कि मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो द मेन कॉज ऑफ वाटर सिक्योरिटी आर increased population, overuse of water, or pollution of water source, and uneven rainfall. जल संकट के मुख्य कारण क्या है? जल संकट के मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, पानी की पानी का अत्यधिक उपयोग, जल स्रोतों को प्रदूषित होना और असमान वर्षा। कभी भी वर्षा हो रही है, जैसे अभी ओले गिरे थे, पानी बरसाता हुआ, क्या है, एक तरह से असमान वर्षा का रूप में देखा जाता है उसे। तो एक तो क्या कारण होगा इसके, बढ़ती हुई जनसंख्या, इंक्रीज पॉपुलेशन, एंड वाटर का अत्यधिक, पानी का जो है अत्यधिक यूज, ओवर यूज ऑफ वाटर, और पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का एक मेन कारण है। अभी तक अपन ने वाटर रिसोर्स के बारे में और उसकी स्कैरिटी यानी कि संकट के बारे में पढ़ा था। अब बात करेंगे जो अपने कंट्री के अंदर डैम्स हैं और उन पे जो प्रोजेक्ट वगैरह चल रहे हैं उनके बारे में। तो पहला जो डैम है अपना, बात करें कि व्हाट इज डैम, हाउ आर डैम क्लासिफाइड। अपने देश के अंदर डैम क्या होते हैं और डैम को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो अ डैम इज बैरियर, एक क्या बैरियर के रूप में काम करता है, बिल्ड अक्रॉस अ रिवर टू स्टोर वाटर फॉर वेरियस पर्पस लाइक इरिगेशन, सिंचाई वगैरह के, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड फ्लड कंट्रोल। डैम्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक तो हो गया मल्टीपर्पज और एक हो गया सिंगल। मल्टीपर्पज में क्या है, कोई भी काम हो वो ज्यादा हो रहा होगा, एक से ज्यादा हो रहा होगा। यूजेस ऑफ मेनी पर्पस सच एज इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड वाटर सप्लाई। सिंगल वाले में की बात करें तो या तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज हो रहा होगा, या फिर खेती सिंचाई। तो बांध नदी पर बनाया गया एक अवरोध है, एक तरह क्या है, रोक का कार्य करता है, जिसका उपयोग पानी को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्या, सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के जैसे विभिन्न कार्यों में किया जाता है। बांधों को दो प्रकार से बांटा गया है, एक तो क्या मल्टीपर्पस यानी कि बहुउद्देशीय, और एक एकल। बहु का मतलब जान एक से ज्यादा काम हो, और एकल यानी कि एक ही काम उस बांध पर चल रहा हो। बात करें कि बहुउद्देशीय बांध की, तो जिसका उपयोग सिंचाई, बिजली और जल आपूर्ति के लिए किया जाता हो, और इसमें या तो कोई बिजली बन रही होगी या फिर खेतों में सिंचाई वगैरह हो रही है। बात करते हैं अपने देश के एक इम्पोर्टेंट डैम के बारे में, जो कि है सरदार सरोवर डैम। The Sardar Sarovar Dam is important because it is provide water for irrigation, सिंचाई, drinking and industrial uses. It help generating hydroelectric power. इस पे क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक की मतलब जो पानी की ताकत है उससे क्या है, बिजली बनाई जाती है। एंड फ्लड कंट्रोल, बाढ़ को नियंत्रित करने के। इट्स ऑल्सो सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल इज नियर बी एरिया। वहाँ के जो भी आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनको, उनकी जो रहन-सहन है उसमें इम्प्रूवमेंट के तौर पर भी किया जाता है। सरदार सरोवर बांध एक महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता कराता है, और जल विद्युत उत्पादन, हाइड्रो जो पानी की ताकत से बनते हैं, उस तरह की बिजली को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है, और क्षेत्र में बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है। यह कृषि के विकास के लिए भी सहायता प्रदान करता है। बात करें कि साउथ इंडिया की के 2
मेन रिवर्स हैं जो कि है कृष्णा और गोदावरी। तो उनके बीच में क्या विवाद चल रहा है। द कृष्णा एंड गोदावरी डिस्पैच रेफर द conflict between Indian state over the sharing of river water from the Krishna and Godavari, mainly between Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Karnataka, and Odisha. Both rivers are lifeline of millions of farmers, so fair distribution is very important for agriculture and development in South India. जो अपनी एक तो ये गोदावरी नदी और कृष्णा नदी क्या है साउथ की एक इम्पोर्टेंट नदी के रूप में इनको देखा जाता है। तो कृष्णा और गोदावरी नदी पे जो विवाद चल रहा है वो भारतीय राज्यों के कृष्णा और गोदावरी गोदावरी नदी के बीच जल बंटवारे को लेकर चल रहा है संघर्ष को संदर्भित करता है मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश इधर ना आंध्र प्रदेश इधर तेलंगाना इधर एमएच यानी महाराष्ट्र कर्नाटक और कुछ हिस्सा है सर उड़ीसा का। उड़ीसा के बीच में यह नदी दोनों नदियां लाखों किसानों के लिए जल रेखा जीवन रेखा के रूप में कार्य करती हैं इसलिए दक्षिण भारत में कृषि और विकास का लिए इनका एक क्या है महत्वपूर्ण योगदान है इसी कारण से इन पर ये विवाद चलता रहता है। बात करें सरदार सरोवर बांध की तरह ही एक और डैम है भाखड़ा नांगला बांध जो कि अपनी अपने लिए एक इम्पोर्टेंट डैम के रूप में कार्य करता है। द भाखड़ा नांगला प्रोजेक्ट इज ऑन इंडियन मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बुल्ट ऑन सतलज रिवर किसके ऊपर सतलज रिवर के ऊपर इट हैज प्लेड अ मेजर रोल ऑफ कंट्री डेवलपमेंट हेयर बाय इट्स इम्पोर्टेंट इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं एक तो हो गया इरिगेशन सिंचाई इट प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन टू लार्ज एग्रीकल्चर एरिया इन पंजाब हरियाणा और राजस्थान में पंजाब हरियाणा और राजस्थान में एक लार्ज एरिया में एग्रीकल्चर के लिए पानी उपलब्ध कराता है। हेल्प ट्रांसफॉर्म ड्राई रीजन सूखे हुए क्षेत्र को क्या है फर्टाइल फार्मलैंड के रूप में बदल देता है। हाइड्रो पावर जनरेट अ हग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय भाखड़ा डैम सप्लाई पावर टू सेवरल नॉर्थर्न स्टेट ज्यादातर जो नॉर्थर्न स्टेट में है उनकी सप्लाई क्या है भाखड़ा नांगल डैम से ही आती है इलेक्ट्रिसिटी की। फ्लड कंट्रोल फ्लड इज सतलज रिवर इज बेसिन of regular water flow protect nearby areas and damage during heavy rain जब तेज पानी अभी की न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी कि जो पंजाब में बाढ़ आई थी वो सतलज रिवर में क्या है पानी की अधिकता के कारण ही आई थी। वाटर सप्लाई की बात करें तो प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल वाटर टू मैनी सिटीज and town industrial development available for electricity and water help for growth industrial especially in northern India ज्यादातर तो क्या है इसका यूज अब कहाँ के लोग करते हैं नॉर्थर्न इंडिया के। सेम वही बात करें कि भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट क्या है भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है। ये जो डैम है वो कहाँ सतलज रिवर पे बनाया गया है। इस इसने देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात करें तो पॉइंट सिंचाई हो गया जल विद्युत उत्पादन बाढ़ का नियंत्रण जल की आपूर्ति और औद्योगिक विकास में। अब एक और एमपी की इम्पोर्टेंट नदी होती है चंबल उस पे क्या है प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में बात करें तो द चंबल प्रोजेक्ट क्या है। द चंबल प्रोजेक्ट इज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बिल्ड ऑन द चंबल रिवर। चंबल रिवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम क्या है जिसे क्या है चंबल प्रोजेक्ट बोलते हैं। एक ऐसा मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है यानी कि इसमें एक से ज्यादा काम हो रहे होंगे। तो इन शॉर्ट बात करें अपन इट प्रोवाइड इरिगेशन टू पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्र जो क्षेत्रों में क्या है सिंचाई का लिए पानी की उपलब्धता कराता है। इट जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिसिटी डैम लाइक गांधी सागर डैम एंड राणा प्रताप सागर डैम एंड जवाहरलाल नेहरू जवाहर सागर डैम। तीन जो डैम है गांधी सागर राणा प्रताप और जवाहर सागर डैम में जो इलेक्ट्रिसिटी है इस नदी के वजह से ही आती है या फिर बनती है। इट्स हेल्प फ्लड कंट्रोल एंड वाटर सप्लाई ये क्या है बाढ़ को नियंत्रण और जल की आपूर्ति में भी सहायता करती है। यह चंबल रिवर पर बना गया एक बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध कराती है। इस नदी के ऊपर तीन डैम कौन कौन से हैं गांधी सागर राणा प्रताप जवाहर सागर डैम अम, के माध्यम से जल विद्युत का उत्पादन होता है। यह क्या है बाढ़ नियंत्रण और जल की आपूर्ति में भी सहायता करती है। अब बात कर रहे हैं कि नर्मदा बचाओ अभियान क्या है। तो द नर्मदा बचाओ अभियान इज अ सोशल एंड एनवायरमेंटल मूवमेंट स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट द नर्मदा रिवर।
नर्मदा नदी को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। द पीपल लिविंग अराउंड, इसके नदी के आसपास जो लोग रहते हैं उन्होंने ये स्टार्ट किया था। इट इन शॉर्ट इट बिगिन इन 1980s, 1980 के दशक में ये चालू किया गया था। लीडर्स लाइक मेधा पाटकर, ये जो है ना मेधा पाटकर जी, इनके नेतृत्व में पाटकर द मूवमेंट ऑफसेट द constitution of constitution of large dam such as the Sardar Dam. सरदार सरोवर डैम की भांति ही its main aim was prevent displacement of people, protect forest and environment and demand proper rehabilitation for affected families। तो बात करें नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक सामाजिक पर्यावरणीय आंदोलन था जो नर्मदा नदी पर के आसपास रहने वाले लोगों की रक्षा के लिए शुरू किया गया था। संक्षेप में बात करें इन शॉर्ट में, तो ये आंदोलन 1980 के दशक में मेधा पाटकर जैसे नेताओं के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसने सरदार सरोवर डैम जैसे बड़े बांधों के निर्माण का विरोध किया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के विस्थापन को रोकना, वहां से क्या है लोग जो है वहाँ की क्षेत्र एरियाज को छोड़-छोड़ के जाते थे। पर्यावरण और जंगलों की रक्षा करना और प्रभावित लोगों के लिए उचित पुनर्वास की मांग करना। जो भी उस नदी के कारण बाढ़ आ रही है तो उससे जितने भी लोगों को नुकसान होता है, जिनके घर वगैरह चले जाते हैं तो उनको एक उचित मात्रा में या फिर उचित राशि या उनकी जो है रहने की व्यवस्था की जाए। अब एक और मिशन है इम्पोर्टेंट जो अभी-अभी इंक्लूड हुआ है कि व्हाट इज जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन इज एन इम्पोर्टेंट स्कीम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब चालू हुआ था? 2019 में। इट्स एम इज प्रोवाइड सेफ एंड क्लीन वाटर थ्रू टैप कनेक्शंस टू एवरी रूरल हाउसहोल्ड। मेन जो इसके ऑब्जेक्ट उद्देश्य थे, टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी होम, हर घर नल, to ensure safe and clean drinking water is rural area, to conserve water source and improve water management, to reduce the burden and fetching water on women and children। This scheme is implemented by the Ministry of जल शक्ति के मंत्रालय है, शक्ति मंत्रालय उसके द्वारा चलाया गया था। जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसकी जो शुरुआत है कब 2019 में हुई थी। इसका उद्देश्य हर घर नल, ग्रामीण घर तक सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल के पहुंचाना, किसके माध्यम से? नलों के माध्यम से। तो इसके उद्देश्य क्या थे? हर घर नल यानी कि पेयजल कनेक्शन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना, जल स्रोतों का संरक्षण और जल प्रबंधन करना, महिलाओं और बच्चों को पानी लाने के लिए क्या बोझ, पहले के गाँव में नदी है, नदी पे से 1-2 किलोमीटर दूर से पानी लेके आना पड़ता था। इस मिशन के द्वारा क्या है, हर घर में एक नल होना अनिवार्य था। यह योजना किसके द्वारा चलाई गई थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा चलाई गई थी। आज की इस वीडियो में अपने चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज का सारे टॉपिक्स जो है क्लियर किए थे। ये जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे से याद करना। अब आने वाली वीडियो में आगे की में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर, जो कि आपका चैप्टर 4 है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो अपना चैप्टर 4 है वो आप तक पहुंच सके। ऐसे ही क्लास 9th और 10th एसएसटी के इजी लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए एमएससी क्लासेस के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार टॉपिक एग्रीकल्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।